बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजरों के साथ होने वाली गुफ्तगू आज भी जेर बहस है। डंडा चलने के कुछ असरात नजर आए हैं। कच्ची और पक्के के डाकुओं के खिलाफ सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये ऑपरेशन रेंजर्स ने शुरू किया है। किन किन चीजों पर इस वक्त गिरफ्त शुरू हो चुकी है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज ग्रुप मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर काबज हो गया है। ये मरकजी दफ्तर है मॉडल टाउन लाहौर के अंदर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नवाज शरीफ के हामी वकला सदर अलवी की मदद को पहुंच गए हैं और उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। ये बहुत ही अनहोनी खबर है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाया गया और यह तासर दिया गया कि शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, महंगाई भी खत्म होगी, डॉलर भी वापस आएगा और फिर आवाम के लिए दूध और शहद की नहरें बहेंगी। और ये जो पीडीएम प्लस टोले का इत्तेहाद है, यकीनन ये डूबती जो नाव है पाकिस्तान की, उसको किनारे लगाने के लिए आया है। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, करप्शन में बड़ा इजाफा कर दिया है। ये बड़ा नहल है। इन लोगों से हुकूमत नहीं चल रही थी और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होने वाला था। इंडस्ट्री जो है वो माशाल्लाह चलानी है, लेकिन वक्त ने साबित किया इंडस्ट्री बंद की, रेमिटेंसेस में कमी की, टैक्स कलेक्शन जो है वो गिर गई, फिर फॉरेन रेमिटेंसेस गिर गए और फिर हमने देखा कि जो मिलों के अंदर जब मुलाजम नहीं मिल रहे थे, रोजगार आम हो रहा था, तो तरक्की करते पाकिस्तान को एक हलाकू खान और चंगेज खान की तरह जैसे कोई हमला करता है और ताराज कर देता है उस मुल्क को, इसी तरीके से मईशत पर खाऊ कबाइल ने ये बाज़ाब्ता हमला किया। ताकतवर हलकों को इमरान खान से ज़ाहिर है उनका इख्तलाफ था, उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाया गया। फिर अवाम के अंदर यह नफरत पैदा हुई कि इमरान खान के खिलाफ तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। कोरोना वबा के बावजूद वो बड़े अच्छे तरीके से मुल्क को चला रहा था, गरीब को रिलीफ दे रहा था। ये तमाम कोरोना के बावजूद और कमजोर हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत के बावजूद, ब्लैक मेलिंग के बावजूद हर चीज जीडीपी ग्रोथ 6% जो पॉइंट पर जा रही थी, बाकी हर चीज ऊपर जा रही थी। और ये पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए एक पूरा जाल था पाकिस्तानी कौम के खिलाफ और उस जाल जो है वो फैलाया गया। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये तो शरीफ खानदान का ये वतीरा है, ये आपस में एक है। करप्शन करने पर इत्तफाक है, अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाना है इस पर इत्तफाक है। लेकिन एक तरफ एक बेटा यानी वालिद और उसकी बेटी है, दूसरी तरफ बाप बेटा है। वो गुड कॉप और बैड कॉप जब खेलते हैं, उसका मकसद ये होता है एक पांव पड़ जाता है एस्टेब्लिशमेंट के, दूसरा जो है वो गिरेबान पकड़ता था। लेकिन अब तो वो भी पांव पर उसने जबान रखी हुई है। जैसे जैसे उसको कहा गया, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से लेकर ये पूरा इस वक्त कानून साजियां जो धड़ाधड़ हुई थोक के हिसाब से, ये सारा कुछ जो है वो किया गया। वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दी गई। और अब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हमारे लिए गाली बन चुका है। और अब जो है वो पहले कहते थे मिफ्ता इस्माइल को कुछ नहीं आता, इसहाक डार आएगा तो लिहाजा उससे माफी मांगे पूरी कौम। अब वो डॉलर को सही करके दिखाएगा। उसने पाकिस्तान का भट्टा बिठाया, आईएमएफ के साथ जो डील है वो लेट करता गया और उसका खुमियादा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी और अब दोबारा इंपोर्ट करके महंगी खरीदी जा रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो अवाम के बस से बाहर हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, पाकिस्तान का आम आदमी पिस गया है और तनख्वाहों के अंदर जो है वो भी लोग सड़कों पे है। तो अब ये सारा जो खाऊ कबीला है खाया और वो लंदन फरार हो गया। अब जो है वो कहते हैं कि अवाम को नया चूना लगाना है। हालांकि ये नवाज शरीफ की मंजूरी से उसका भाई बना था। भाई मरियम नवाज की मंजूरी से बना था। कोई एक्स्ट्रा स्किल तो नहीं है नवाज शरीफ के अंदर, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, ना कोई इंटेलेक्चुअल है, ना कोई उसके अंदर बात है। यही लोग थे मुस्लिम लीग नून के जो हुकूमत पहले चलाते थे, मुल्क की बर्बादी करते थे, अब भी इन्होंने की है। लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया चैनल्स को, मीडिया एंकर्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक टाइम के वो कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ जिंदाबाद, वो बड़ा बंदा है। दूसरी तरफ अवाम को बेवकूफ बना के कहते हैं नवाज शरीफ अगर आएगा ना तो फिर जो है ये मुल्की मसाइल हल होंगे। भाई आप दोनों निकम्मे थे, निकम्मे हैं और निकम्मे ही रहेंगे। आपने पहले भी लूटा,
اب بھی لوٹ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی لوٹیں گے. آپ کی جو سرشت ہے اس کے اندر یہی چیزیں ہیں. لیکن یہ ڈیل ہوتی ہے جو ایک موقع پہ ایک بھائی کو لاتی ہے, دوسرے موقع پہ دوسرے بھائی کو لاتی ہے. تو اب جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف سے نواز شریف بڑے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں بڑا بدنام کر دیا ہے, یہ کوئی جو ہے وہ ملکی مسائل حل نہیں کر سکے, ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی. بھائی نہ آپ اندھے تھے, نہ گونگے تھے, نہ بہرے تھے. یہ آپ کی حکمت عملی ہوتی ہے عوام کو بے وقوف بنانے کی, لیکن اب یہ بے وقوف نہیں بنے گی. میاں صاحب شہباز شریف آپ سے زیادہ اہل ہے, وہ بھی نااہل ترین ثابت ہوا ہے. تو آپ کی نااہلی جو ہے وہ تو آلریڈی 3 مرتبہ قوم آزما چکی ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ انوشا رحمان یہ جو ہے وہ اس وقت دفتر چلا رہی ہے لاہور, مسلم لیگ نون کا. طارق عزیز صاحب روزنامہ دنیا کے رپورٹر ہیں اور مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ انوشا رحمان نے لاہور ماڈل ٹاؤن آفس میں پارٹی صدر شہباز شریف, سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا نام لینے پر پابندی عائد کر دی. صرف نواز شریف, مریم نواز کا نام چلے گا. محترمہ کا اعلان, کہیں یہ خاندان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش تو نہیں, کوئی پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں. یہ خاندان کا طارق عزیز صاحب یہ طریقہ واردات ہے اور وہ اب بھی یہ واردات کھیلنا چاہتے ہیں. مفتاح ٹھیک نہیں ہے تو اسحاق ڈار ٹھیک ہے. یہ ایک چیز تو جو ہے وہ کلیئر ہوئی. دوسری طرف جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ بالآخر جو ہے وہ ڈنڈا چلا ہے. اب ڈنڈا کیسے چلا ہے؟ ایک تو جو ڈالر اوپن مارکیٹ کے اندر ہے اس کے اندر تقریباً 9 روپے کمی ہوئی ہے. سول کپڑوں کے اندر لوگ وہاں پہ جو ہے وہ پہنچائے گئے اور انہوں نے دیکھا اور سارے معاملات کو ایک خوف و اعراض جیسے ایکشن کا شروع ہوا, کچھ گرفتاریاں 2 ہوئی تو اس کے بعد وہ ہوا ہے. لیکن جو ڈالر انٹر بینک کا ریٹ ہے وہ برقرار ہے, وہ آج بھی تقریباً 207 روپے پر برقرار ہے اور وہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی. تو اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالر اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کو برابر لے کے آنا ہے. تو آیا یہ جتنا کچھ چل رہا ہے اس سے یہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن دوسری طرف سندھ کے اندر ایک تو کچے کے ڈاکو ہیں اور ایک پکے کے ڈاکو ہیں. پکے کے ڈاکو سے مراد ہے زرداری مافیا جو کرپشن کے حوالے سے مسلسل, چونکہ ان کی حکومت ہے اندرون سندھ کے اندر خاص طور پہ, اور حیدرآباد کراچی کے اندر بھی اب وہی ہوتے ہیں. تو اب پورے سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے پچھلے 15 سال سے تقریباً لگاتار, اور پہلے بھی حکومت رہی ہے. تو اپنی بیوروکریسی ہر محکمے کے اندر پٹواری, کلرک, منشی سے لے کر اوپر تک جتنے چیف سیکٹری تک تمام بندے ان کے ہوتے ہیں اور وہ پوری طرح جو ایک نیکسس کرپشن کا بنا ہوا ہے وہ کھاتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی مضبوط اپوزیشن نہیں ہے, وہ بھی تو کوئی سنتا نہیں. چونکہ اوورال جو بڑی ڈیل ہے وہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری, تو وہ زرداری صاحب ڈیل کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں, ادھر سے وہ ڈیل دینے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور پھر وہ کراچی خوب سندھ کو لوٹتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا اور یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. اب کتنا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, اور یہ ظاہر ہے جو ذرائع ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی بزنس مینوں سے ملاقات کے بعد ہائیڈرنٹ مافیا سسٹم, یعنی جو سندھ کے اندر سسٹم بنا ہوا ہے کرپشن کا اور سمگلنگ مافیا کے خلاف سندھ رینجرز کا بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے اور یہ شروع ہو چکا ہے. عسکری حکام کی جانب سے رینجرز کو خصوصی احکامات جاری کیے گئے. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی رینجرز آپریشن کا فیصلہ, یہ آج میٹنگ ہو گئی ہے, شروع ہو گیا ہے. اسٹریٹ کرائم کے خلاف بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. تو کچے اور پکے کے جو ڈاکو ہیں, دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ رینجر کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے اور کور کمانڈر جو موجود ہے کراچی سندھ, انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ اس پر کیا ہے اور اب اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کے اثرات کہاں پہ آتے ہیں. ڈنڈا جو بتا رہے ہیں تو وہ ڈنڈا اگر تو نواز شریف پہ چلا, اگر وہ ڈنڈا زرداری پہ چلا, ان کی اولادوں پہ چلا, منی لانڈرنگ کرنے والے اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے نیٹ ورک کرنے والوں پہ چلا, تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ جینون احتساب ہے. اگرچہ اختیار نہیں ہے آرمی چیف کو, لیکن پھر بھی چلے اکراس دا بورڈ ہے. اگر یہ بڑے مگرمچھ چھوڑ دیے گئے, ان کے بڑے جو اومنی گروپ وغیرہ چھوڑ کے اگر چھوٹے کڑچے چمچے ان کو پکڑیں گے تو پھر یہ احتساب نہیں ہوگا. ایک نئی ڈیل کے لیے ایک نیا تماشا ہوگا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس پہ ظاہر ہے ہمیں مارجن دینا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس وقت جو ہے وکلاء تحریک سے ہے. اب وکلاء جو ہے وہ 2 دڑوں کے اندر تقسیم ہے بنیادی طور پر. ایک ویسے تو حامد گروپ اور حامد خان گروپ اور آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے
वकला की सियासत के अंदर तो ये एक्टिव होते हैं, लेकिन आजकल सरदार लतीफ़ खोसा और एतदाद हसन वो पुराने मंजे हुए सियासतदान भी हैं और वकील रहनुमा हैं। तो एक तो वो इस वक्त पीटीआई के हामी भी हैं, इमरान खान को जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके हवाले से उनका एक नुक्ता नज़र है, और एक तो वो तहरीक का इंदिया दे चुके हैं, वकला उनकी बड़ी तादाद उनके साथ है। दूसरी तरफ उनके साथ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसी तरह मुख्तलिफ जो बार्स हैं, इसी तरह तकसीम है उनके साथ है, कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ है। पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर अमूमन हुकूमती शख्सियात जो है वो उसको उनका साथ लेना देना होता है, मामलात होते हैं, तो सरकारी किस्म के उहदेदार उसके अंदर ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि हुकूमतों को वो फायदा पहुंचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अब हैरत की बात यह है कि ये लोग जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुआ, और ये आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था, तो ये वकला रहनुमा थे, जरदारी और शरीफ माफिया के हामी, जो उस वक्त प्राक्सी मदद को पहुंचे थे। इन्होंने कहा जी इकट्ठे होने चाहिए इलेक्शन, ये वो करके गोल मोल करके निकल गए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये जो बार एसोसिएशन है, लाहौर बार एसोसिएशन, ये तो वकला तहरीक शुरू कर रहे हैं परसों, यानी शुरू तो हो चुकी है, लेकिन 7 को सेमिनार होना है। आज एक इजलास हुआ है बड़ा आम, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब सिंध हाई कोर्ट और बार काउंसिल जो है वो उसमें शरीक हुई हैं। फैसला ये किया गया इसके अंदर कि 9 सितंबर को पूरे मुल्क के अंदर अदालती बाइकाट होगा, हड़ताल होगी, और फिर जो लोगों के साथ महंगाई की जा रही है, रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इसके हम खिलाफ हैं। फिर उन्होंने सदर अलवी को कहा है कि सदर साहब 90 दिन में इलेक्शन की तारीख आपने देनी है, और आइन के आर्टिकल 48(5) सब आर्टिकल 5 के तहत ये आपका इख्तियार है। लिहाजा एक तो यही तबका था जो कहता था सदर को इख्तियार नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि ये सदर पाकिस्तान का एब्सोल्यूट इख्तियार है। तो उन्होंने कहा कि सदर साहब आप डेट अनाउंस कीजिए, 90 दिन में इलेक्शन वकला का मुतालबा है, और रिलीफ अवाम को दिया जाए। 9 सितंबर को हड़ताल होगी, फिर पंजाब बार काउंसिल के अंदर सेमिनार होगा, मुल्क भर में सेमिनार्स और प्रोग्राम्स किए जाएंगे, हड़तालें की जाएंगी, और ये जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो वकला को केसेस के अंदर पेश जो होते हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, गिरफ्तारियां, इसको कंडेम किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है, अपना काम भी किया है कि काजी फायद ईसा साहब आप आ रहे हैं तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया है, उस पर भी कार्रवाई करें। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये बड़े आम मुतालबात जो है वो उनकी तरफ किए गए। अब साथ ही उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या बाकी, हमारे अगर कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं भी, तो आइन के मामले में हमारा अब कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर तो सारी वकला इकट्ठे होकर वाकयातन आइन और कानून की सरबलंदी के लिए इकट्ठे होकर चलते हैं, तो ये एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। और बर वक्त जो इंतखाबात हैं, अब बर वक्त से मुराद भी फरवरी के अंदर, जनवरी के एंड या फरवरी में इंतखाबात हैं, तो फिर ये करवाने पड़ेंगे, चूंकि इसके अंदर जब आवाम का, सिविल सोसाइटी का गुस्सा शामिल हो जाएगा तो इस तहरीक को तकवीयत मिलेगी। मीडिया पर पाबंदी होगी भी तो फिर भी मामलात शायद जो है वो कंट्रोल में ना रहे। तो पुरअमन एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है, ये बड़ी हैरत की बात है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत जो है वो परसों 7 सितंबर को एक बड़ा आम कन्वेंशन हो रहा है, मुल्क गिर वकला का कन्वेंशन है, और वहां पर भी बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है। वकला तहरीक अगर शुरू हो गई तो फिर जो है वो शायद ये मुश्किलात हो जाएंगी बड़ी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।